बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे बफ में जो कानून में संशोधन हुए हैं उसके बाद जो धरना प्रदर्शन होने चाहिए थे, जिस ढंग से बात आनी चाहिए थी और जो लग रहा था कि विरोध होगा, वैसा कहीं दिख नहीं रहा है। छिटपुट धरना प्रदर्शन तो दिख रहा है, लेकिन अगर सीएए की बात करें कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था और जिस ढंग से शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था और वो महीनों चला था, जनवरी और फरवरी, दिसंबर से ही शुरू हो गया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर 2000 की बात करें, 2019 के दिसंबर से शुरू हुआ था, तो आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में किस ढंग से एक बड़ा प्रदर्शन था वो, और सभी लोग वहाँ बैठ रहे थे और लंबे समय तक पूरे 24 घंटे वहाँ चलता था, धरना था। जबकि सीएए का मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं था। उसमें ये बात फैलाई गई कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। 4 साल बाद हम देख रहे हैं कि सीएए लागू हो गया, किसी की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि उसमें नागरिकता जाने वाला कोई प्राविधान ही नहीं था। वो सिर्फ ये था कि जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहते हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, ये सब जो 6 हैं, ये अगर भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। और उसमें भी डेट था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा प्रदर्शन उस वक्त शाहीन बाग का हो गया। ये जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का जो कानून आया है, ये कानून सीधे मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करता है। उसके बाद भी हम शाहीन बाग जैसा कोई प्रदर्शन नहीं देख पा रहे हैं। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या क्या परिवर्तन हो गया जिसके कारण से अब हम उस ढंग का प्रदर्शन नहीं देख पा रहे हैं। उसको अगर बारीकी से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा 5 साल जो है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको समझने की ज़रूरत है कि एक तो लेफ्ट का जो इकोसिस्टम था, लिबरल लेफ्ट का, वो इकोसिस्टम कमज़ोर हुआ है। जो किसी इशू को, जो नॉन इशू है, उसको भी इशू बना करके इस ढंग से पेश करता था, इस ढंग से लोगों को डराता था कि लोग सचमुच में डर करके इकट्ठे हो जाते थे और लगता था कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये हमने किसान आंदोलन के समय भी देखा और ये हमने जो शाहीन बाग का जो आंदोलन था सीए के खिलाफ, उसमें भी देखा। वो इकोसिस्टम कमज़ोर हुआ है। वो उस इकोसिस्टम के कमज़ोर होने में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। एक तो अर्बन नक्सल के नाम पे जो एक इकोसिस्टम था, जो कोरेगांव, जो भीमा कोरेगांव है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी कि मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच वहाँ लड़ाई हुई थी। अंग्रेज़ों की सेना में जो दलित समाज के लोग थे वो भर्ती थे, अंग्रेज़ों की तरफ लड़ रहे थे और उनकी जीत हुई थी। उसको जो है दलितों की अंग्रेज़ों के, मराठाओं के खिलाफ जीत के रूप में जो प्रस्तुत करने का एक नैरेटिव जो है वो रखा गया था। और वहीं से एक जो नोट वगैरह मिले थे जिसमें प्रधानमंत्री तक की मारने की साजिश की बात आई थी, तमाम हुआ था, उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें कई आज भी जेल में हैं। तो वो जो लेफ्ट का इकोसिस्टम था उसको तोड़ने के लिए, अर्बन नक्सल के पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए पिछले 4-5 साल में काफ़ी कुछ किया और उसमें मेन भूमिका जो रही काम करने की वो रही अमित शाह की। गृह मंत्रालय में जो जितने भी बाहर से फंडिंग आती है, वो फंडिंग आती है एनजीओ के माध्यम से। उसमें सोरोस की कंपनियां भी फंड करती है, जो खुलेआम मोदी के खिलाफ जो है, भाजपा सरकार के खिलाफ जो है वो कह चुका है कि मैं तो 8,000 करोड़ रुपए रख दिया है इनको हराने के लिए, हटाने के लिए। खैर, वो तमाम चीज़ें आती थी। वो पैसे बाहर से आने के लिए एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो लेना ज़रूरी है। वो फॉरेन जो है वो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन उसको बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं एफसीआरए, तो बाहर से लेने के लिए ज़रूरी है। उसमें इन्होंने
बहुत ही सावधानी से जो नियम उसके हैं, उन नियमों का पालन करना एनजीओ के लिए, बाकी जो संस्थाएं हैं उनके लिए ज़रूरी कर दिया कि अगर बाहर से आप फंड ले रहे हैं तो आपको उस फंड का यूज़ दिखाना पड़ेगा, अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आपका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसमें आपको पैसे नहीं आएंगे। ऐसे हजारों संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए, जो पैसे तो किसी और सामाजिक काम के पे लाते थे और उसका दुरुपयोग करते थे, नैरेटिव सेट करने में उसका पूरा का पूरा दुरुपयोग होता था। तो ये जो लेफ्ट लिबरल का ख़त्म हुआ है, कमज़ोर हुआ है इकोसिस्टम, वो उसमें एफसीआरए लाइसेंस का जो नियम है, नए नियम कोई नहीं आए हैं, जो नियम थे पहले के उसी को कड़ाई से पालन किया है, उसमें एक बात आई है। दूसरा, जो यूएस एड बंद किया है अमेरिका में, जो ट्रंप के आने के बाद जो यूएस एड जो बंद हुआ है, जितने भी सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये सब काम होते थे, तो अमेरिका से बहुत सारे एनजीओ को बहुत सारे पैसे आते थे और वो भी कहीं ना कहीं से लेफ्ट लिबरल के पास जाते थे पैसे। और ट्रंप जो हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा पैसा था ये मिसयूज होता था, ये सरकारों को बदलने में काम आता था। 21 मिलियन डॉलर की बात जो है कि भारत में वोटरों को एजुकेट करने के लिए यूएस एड के 21 मिलियन मतलब 181 करोड़ लगभग रुपए उसमें दिए गए थे। क्या एजुकेट करना था वो जांच का विषय है, वो अभी तक सामने नहीं आया है, सरकार उसका पता लगा रही है, वो एक अलग है, वो भी एक बंद हुआ है। तो लेफ्ट लिबरल का जो पूरा इकोसिस्टम था वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर हुआ है। जो इतने बड़े शाहीन बाग जैसे आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो नैरेटिव सेट करने की बात होती थी वो नहीं हुई है। एक जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शाहीन बाग का जो पूरा आंदोलन था वो एक पार्टी के दिन था, उसको लीड जो है पीछे से बैकअप था, वो तमाम चीज़ें थी, सिर्फ एक का था, वो था पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। जो पीपल्स फ्रंट पीएफआई जो था वो इसको लीड कर रहा था, वही सब कुछ संभाल रहा था, वही बाहर से फंड भी ला रहा था, उसी के लोग भीड़ को मैनेज भी कर रहे थे, कैसे करना है, पूरे सड़क को कैसे जाम रखना है, पुलिस वाले से कैसे निपटना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करते रहना है, ये तमाम सब कुछ वही संभाले हुए था। आपको पता है कि 2 साल पहले पीएफआई पे प्रतिबंध लग गया, उसके तमाम अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए, उसके तमाम बड़े नेता जो थे वो रखे गए, और उसकी जो गतिविधियां थी, दिल्ली दंगे में उसका, शाहीन बाग में तो था ही, दिल्ली दंगे में उसकी भूमिका आई थी। ईडी की जांच में आया कि कैसे करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए, उस अकाउंट में कैसे कैसे उसका मिसयूज हुआ, वो अलग चार्जशीट भी उसकी है, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो पीएफआई का नहीं होना इस बार जो है पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन नहीं हो रहा है। एक तीसरा भी कारण है, उस कारण को समझना ये पड़ेगा कि ये जो वक्फ कानूनों में जो संशोधन हुए हैं, ये दरअसल वक्फ की संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए हैं, और उन संपत्तियों का यूज कैसे पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो बेवा महिलाएं हैं मुसलमान में उनके लिए, यतीम बच्चों के लिए, वहाँ यूथ के ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास के लिए कैसे हो, इन चीज़ों के लिए होना है उस पैसे का। और सरकार ने इसीलिए महिलाओं को भी बोर्डों में रखा है। पसमानदा मुसलमान जो बोर्ड में अभी तक कहीं नहीं हैं, वक्फ बोर्डों में, उनके लिए जगह रखी है कि पसमानदा मुसलमान भी उसमें आएंगे। और जो कहा जाता है कि 70 से 85% जो मुस्लिम आबादी, जो टोटल मुस्लिम में जो 70 से 85% तक लोग अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि वो पसमानदा मुस्लिम है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या उनकी है, और महिलाएं तो 50% हैं ही। तो अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, जो विरोध हो रहा है वक्फ जो कानून में संशोधनों का, वो जो मुस्लिम समाज का एलिट तबका है, जो अभी तक वक्फ संपत्तियों को पूरा मैनेज करता था, वक्फ बोर्डों में वही होता था, वक्फ परिषदों में वही होता था, जो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने का जो था वो उसी के हाथ में था, वो मैनेज कर रहा था। और आम जो मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसको इन वक्फ संपत्तियों का कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा था। पहली बार सरकार में, संसद में जितनी बहस चली, ये नीचे तक पहुंचाने में लगभग सफल रही है
कि आम जो मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसको इससे फ़ायदा होगा। कितना पहुँचा अभी नहीं कह सकते हैं कि बात नीचे तक पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन ये एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आम मुसलमान है, जो गरीब तबका मुसलमान का है, जो धरना प्रदर्शनों में जाके बैठता है, जो एलीट है तो उसे नेतृत्व करेगा, लेकिन जो धरना प्रदर्शन करेगा, जो सड़क पर उतरेगा, वो तो गरीब उतरेगा। और गरीब को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो वो क्यों आएगा आंदोलन करने? तो ये एक बड़ी चीज़, जो 2-3 चीज़ें हैं, वो हैं जिसके कारण से वक्फ जैसे कानून में संशोधन के बावजूद भी शाहीन बाग जैसा आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है, जबकि सीए में जिसे मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था, भारतीय मुसलमान का, उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।